गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीडीएस पब्लिक स्कूल। बेटा, जो पिछली वीडियो मैंने भेजी थी हिंदी मीडियम से से उसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम संसाधन पढ़ रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में मृदा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। जो मिट्टी है यह पौधों के विकास का माध्यम होती है और जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनका पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र होती है। मृदा एक जीवित तंत्र होती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा को बनने में और गहरा होने में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जनक यानी जन्म देने वाली, और संस्तर मतलब अलग अलग उसकी जो परतें होती हैं वो जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और मुख्य कारक और समय मुख्य कारक होते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल हुआ बेटा? उच्चावच, जनक सेल, संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ तथा समय, ठीक है। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रिया आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाली रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव यानी हुमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा यानी जो जीव होते हैं और अजीव होते हैं, दोनों प्रकार से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण उनमें मृदाएं भी विकसित हुई हैं। भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है। वहाँ पर अनेक प्रकार की उच्चावच, भू आकृतियाँ यानी जो पृथ्वी है, ज़मीन है, उसकी आकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जिस कारण क्या है, वहाँ पे मृदाएं भी अलग अलग प्रकार की विकसित हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वर्णन करेंगे जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जो जलोढ़ मृदा है यह सबसे ज़्यादा फैली हुई है और यह देश की सबसे महत्वपूर्ण भी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए। जो यह मैदान है, कौन सा मैदान? हिमालय। ये जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है, यह मैदान हिमालय की 3 प्रमुख नदियाँ, कौन से नदियाँ? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। निक्षेप का मतलब होता है बेटा जल जो अपने साथ बहा कर कुछ चीज़ें लाता है, उसे हम निक्षेप कहते हैं। जैसे कंकड़, मिट्टी, पत्थर सब। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने के घाटे में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर मैदानों द्वारा चौक क्षेत्र में और तराई क्षेत्र में आमतौर पर पाई जाती है, ठीक है बेटा। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। भाई, मिट्टी की कितनी आयु होती है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा जिसको हम खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर और ग्रंथियों की मात्राएं ज़्यादा होती है, कंकड़ पत्थर जो होते हैं। और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में महीम यानी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं।
जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब कोई आपसे पूछ ले भाई जलोढ़ जो मृदाएं होती है इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आप बता सकते हो गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों में दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त, यानी दलहन यानी जिनसे दाल बनती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि भी की जाती है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी क्या है, अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब बेटा 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है उसे हम वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है बेटा। आगे हम करेंगे काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है और उन्हें रेगड़ मृदाएं भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, रेगड़ मिट्टी। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं जो है वो दक्कन का पठार क्षेत्र के उत्तरी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी है। काली जो मिट्टी है उसका निर्माण क्या होता है, लावे के निकलने से होता है। ठीक है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका के कणों से बनी होती हैं। इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। जो काली मृदा है इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है बेटा। इसके लिए ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम होती है। काली मृदा में फास्फोरस की मात्रा नहीं होती। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिसमें से अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून आरंभ होने से पहले ही बौछार से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है बेटा। कल भारत की जो अन्य मृदाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन।